फोरेंसिक रिपोर्ट चेक करवाई और सर दोनों के डेथ का रीजन और मारने का तरीका सेम है। और जैसा आपने कहा था, मैंने उस वकील के काफी केसेस छान मारे और सर उनमें से एक केस मुझे ऐसा मिला जिसमें उस कॉन्ट्रैक्टर उमेश त्रिपाठी का भी हाथ था। सब इंस्पेक्टर रवि इंस्पेक्टर दीप से बताते हैं, जिसे सुनते ही दीप के कान खड़े हो गए। चलो शुक्र है कोई तो लिंक मिला। खैर क्या था वो केस? इंस्पेक्टर दीप ने कहा, जिस पर सामने पड़ी मेज पर एक फाइल रखते हुए रवि बताता है। सर 8 साल पहले एक शख्स जिसका नाम था राजेश शुक्ला, उसने 3 लोगों पर केस किया था, जिनमें से एक था उमेश भारती जिसकी मौत हो चुकी है और बाकी के 2 लोग, जिनमें से एक नीरज मल्होत्रा और दूसरा सूरज त्रिपाठी। जैसा कि हम जानते हैं, उमेश एक कॉन्ट्रैक्टर था और नीरज और सुरेश एक होटल के मालिक हैं। सर इनकी होटल के ब्रांचेस काफी जगह पर हैं और ये काफी नामचीन आदमी है। राजेश का ये दावा था कि इन तीनों की नजर उसकी पुश्तैनी जमीन पर थी जो हाईवे से लगकर है। वो वहां पर एक होटल बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो बार बार राजेश को समझाते थे और धमकियां भी देते थे, पर राजेश मान नहीं रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने कई बार राजेश को गुंडों से भी पिटवाया था। राजेश ने एफआईआर भी की थी। सर ये रही उसकी कॉपी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि उमेश की राजनीतिक पहुंच बहुत ज्यादा थी। वो सर यहाँ के बहुत से नेताओं को जानता था, जिसकी वजह से कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर इसके बाद भी राजेश ने हार नहीं मानी और उसने इन तीनों पर केस कर दिया। और सर उस केस को डिफेंड करने के लिए इन तीनों ने जिस वकील को चुना वो था अशोक अग्रवाल, जिसका मर्डर हाईवे पर हुआ था। और अशोक काफी नामचीन वकील था, पर क्योंकि राजेश की साइड स्ट्रांग थी तो वो केस हारते जा रहे थे और उनके जीतने के ज्यादा चांसेस भी नहीं थे। तो सर उन तीनों ने राजेश को और धमकियां दी और काफी पीटा भी, पर सर राजेश मानने को तैयार नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा घिनौना काम किया कि राजेश बिल्कुल टूट गया और फिर वो केस बंद हो गया और राजेश कहाँ गया किसी को पता ही नहीं चला। वो जिंदा भी है या मर चुका, सर कोई जानता ही नहीं है। साथ साथ में इंस्पेक्टर दीप फाइल भी पढ़ते रहते। पर रवि, जो ये तुम बता रहे हो उसमें से आधी चीजें तो फाइल में है और आधी चीजें फाइल में नहीं है, ये कैसे? और वो घिनौना काम क्या था जिसकी वजह से राजेश गुमशुदा हो गया? उन्होंने पूछा, जिस पर रवि नजरें घुमाता है। सर उन तीनों ने राजेश के सामने ही उसकी बीवी शांति के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद उसकी बीवी बिल्कुल टूट सी गई, उसने आत्महत्या कर ली। राजेश की हर आशा टूट गई और पता नहीं फिर वो कहाँ चला गया। और सर आधी चीजें फाइल में इसलिए लिखी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि उन तीनों की बहुत ऊंची पहुंच थी। काफी नेता उन्हें जानते थे और काफी अधिकारी भी उन्हें जानते थे, जिसकी वजह से इन केसेस को रफा दफा कर दिया गया, कुछ राजनीतिक जोर से और कुछ पैसों के दम से। बस उसके बाद से सर ये फाइल बंद है और राजेश को भी किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं करी। इंस्पेक्टर दीप ये सुनकर बिल्कुल सुन्न रह गए। रवि, मुझे तो लगता है कि इन सब में इस राजेश का ही हाथ है, उन्होंने पूछा। पर सर उसने 8 साल का इंतजार क्यों किया? और ये सब चीजें जो हो रही हैं, उस काले कुत्ते का काटना और वो गले का मांस गायब होना, सर कुछ मैच नहीं हो रहा, रवि बोला। जिस पर इंस्पेक्टर दीप अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, रवि ऐसा भी हो सकता है कितने साल वो कोई तैयारी कर रहा हो, कोई प्लान बना रहा हो और तुम खुद उसका प्लान देखो। वो ऐसे मर्डर कर रहा है कि जिसका कोई क्लू ही नहीं छोड़ रहा। हो ना हो इसमें राजेश का ही हाथ है। खैर
अब उसके अगले शिकार के बारे में हमें पता है। एक वो नीरज, और वो दूसरे का नाम क्या था? दीप ने पूछा। सर, सूरज त्रिपाठी, फटाफट रवि ने जवाब दिया, जिस पर खड़े होते हुए इंस्पेक्टर दीप ने कहा, हाँ, सूरज त्रिपाठी। रवि, इन दोनों के बारे में जल्द से जल्द पता करो और इन्हें सतर्क कर दो। सबसे पहले हमारा काम है इनकी सेफ्टी। राजेश को उसके बाद ढूंढते हैं। सब लोग अपने अपने काम पर लग गए। वहीं पंडित वेदांत अपने मंदिर में झाड़ू लगा रहे थे जब उन्हें राजन का टेक्स्ट आया। गुड आफ्टरनून सर, बरेली में एक शख्स के पीछे कोई एंटिटी पड़ी है और उसे वेदा की मदद चाहिए। बताइए सर, क्या रिस्पॉन्स करूं? वेदांत कुछ देर सोचते हैं और वापस से टेक्स्ट करते हैं। हाँ ठीक है, मैं कल तक वहां पर पहुंच जाऊंगा। तुम दोनों भी वहां पर जल्द से जल्द पहुंच जाओ। वेदांत वापस से अपने मंदिर की सफाई करने लगे। वो अपने सारे काम खत्म करते हैं और काम खत्म करते करते शाम हो जाती है। शाम की आरती कर वेदांत गंगा तट के किनारे बैठ गए और सब चीजों के बारे में सोचने लगे कि वो कैसे ये सब करेंगे, कैसे वो देवा का सामना कर पाएंगे और कैसे उन दूसरी दुनिया की शक्तियों को अपना गुलाम बना पाएंगे। उनके मन में काफी उलझने थी। खैर, खाना खाने का वक्त हो गया था। अपने कक्ष में जाकर वो खाना खाते हैं और फिर कल निकलने की तैयारी करते हैं। बनारस से बरेली ज्यादा दूर नहीं था। वो अपना सामान पैक कर सोने के लिए चले गए, जहां उन्हें फिर से वही शख्स दिखाई दिया जिसने अपने हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी। पर इस बार उसका निशाना कोई हाथ नहीं, बल्कि वेदांत का सर था। ये सपने कैसे हैं और उन्हें क्यों आ रहे हैं, वेदांत को कुछ भी समझ नहीं आता। वही इंस्पेक्टर दीप रोज की तरह कुत्तों के भौंकने से और रोने से परेशान हो चुके थे। रोज रात को कुत्तों की भीड़ उनके घर के सामने आकर खड़ी हो जाती थी और जोर जोर से रोती थी। और उनके साथ एक और बड़ा सा कुत्ता होता था जो बस गुर्राता रहता था। इस वजह से दीप काफी डिस्टर्ब रहने लगे थे। उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी और वहीं केस भी कुछ अच्छे से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। खैर, किसी तरह वो सोते हैं कि अगले दिन की सुबह उन्हें राठी का फोन आता है। हेलो, हाँ राठी बोल, इतनी सुबह सुबह क्यों फोन किया? आधी नींद में डूबे दीप बोले, सॉरी सर, इतनी सुबह सुबह आपको परेशान किया, पर एक डेड बॉडी मिली है एक मॉल की पार्किंग एरिया में। और सर, इसका भी सेम वही हाल है। एक भी खून की बूंद नहीं है और गले का मांस गायब है। जब हमने इसका पर्स चेक किया तो सर हमें पता चला कि इसका नाम नीरज है। ये सुनते ही इंस्पेक्टर दीप की नींद एक झटके से खुल गई। क्या? नीरज? कहीं ये नीरज मल्होत्रा तो नहीं? उन्होंने पूछा, जिस पर सामने से आवाज आई, हाँ सर, ये वही है। आप जल्दी से आ जाइए, हमने सीसीटीवी फुटेज मंगवा ली है और मैंने बाकियों को भी इन्फॉर्म कर दिया। इतना बोल राठी ने फोन रख दिया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? एक तो रवि को बोला था कि इनके बारे में जल्द से जल्द पता करो। अगर कल शाम तक पता कर लिया होता तो आज हम इसे बचा पाते। इतनी बड़ी लापरवाही। इंस्पेक्टर दीप जल्दी से उठे और तैयार होकर क्राइम सीन पर पहुंचे। गुड मॉर्निंग सर। वो सब इंस्पेक्टर रवि इतना बोले ही थे कि तमतमाते हुए दीप बोले, क्या वो? रवि, अगर ये शहर में ही था तो तुमने पता क्यों नहीं लगाया इसके बारे में?
अगर कल हमें इसके बारे में पता चल जाता और हम इसे बता देते तो आज इसकी जान ना जाती। रवि, मैंने तुम्हें कहा था कि इनकी लोकेशन जल्द से जल्द पता करो और इन्हें इन्फॉर्म करो। इतनी बड़ी लापरवाही। आंखें नीचे किए रवि कुछ नहीं बोला। अब आंखें नीचे करके क्या खड़े हो? उस दूसरे के बारे में, क्या नाम था उसका? हाँ, सूरज। उसके बारे में कुछ पता चला? जिस पर जल्दी से रवि जवाब देता है, हाँ सर, मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया है और वो जल्द से जल्द यहाँ आते होंगे। और मैंने उनकी सिक्योरिटी के लिए 4 कांस्टेबल भी भेजे हैं। सर, वो उन्हें सेफली यहाँ तक ले आएंगे। सेफली यहाँ पर ले आएंगे? रवि, मैंने तुमसे उम्मीद नहीं करी थी कि तुम इतनी बड़ी लापरवाही करोगे। इतना बोल इंस्पेक्टर दीप वहां से आगे चले गए और डेड बॉडी को देखने लगे। वही राठी क्राइम सीन्स की पिक्चर ले रहा था। सर जी, सेम उसी तरह मारा गया ये? उसकी बात काटते हुए दीप ने कहा, हाँ राठी, देख पा रहा हूं, अंधा नहीं हूं मैं। उसी तरह मारा गया है। और वो सीसीटीवी कहां पर है? सर जी, वो मैनेजर खड़े हैं, उनके पास है। तुरंत राठी ने कहा। दीप उठे और मैनेजर के पास गए। तो फुटेज तुम्हारे पास है? चलो दिखाओ। और तुम सब भी चलो आओ, देखे तो क्या सीन है। राठी, पाठक और रवि उनके पीछे पीछे मॉनिटर रूम में जाते हैं जहां पर वो सीसीटीवी फुटेज चलाते हैं और जो वो सब देखते हैं उससे बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। नीरज भागते भागते अपनी कार के पास आता है। वो बार बार पीछे की ओर देख रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है। वो जल्दी से अपनी कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। ठीक उतनी देर में ढेर सारे कुत्ते आ जाते हैं और उसके बाद फुटेज में काफी ग्लिच आ जाता है और सीधा 3.5 मिनट की फुटेज कट हो जाती है। और जैसे ही ग्लिच ठीक होता है कि वहीं पर उन्हें नीरज की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिस पर मैनेजर ऑपरेटर की ओर देखता है। ऑपरेटर तुरंत खड़ा हुआ और बोला, सर, वो कैमरा बिल्कुल ठीक है और मैंने कोई कटिंग भी नहीं करी है। सर, ना जाने ये अचानक से। क्या अचानक से? तुम जानते भी हो यहाँ पर क्या हुआ है? एक मर्डर हुआ है। और मैनेजर साहब, ये कुत्ते कहां से आ गए इतने? और आए तो आए, चले कहां गए? दीप ने पूछा, जहां पर मैनेजर खुद शॉक में था। सर, ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। ये कुत्ते आए कहां से और कहां चले गए? ना ही हमारे गार्ड्स ने इन कुत्तों को आते हुए देखा। सर, सच में मैं खुद ही शॉक में हूँ कि ये सब कैसे हो रहा है। इतनी देर में एक कांस्टेबल आया। सर, वो सूरज त्रिपाठी आ गए हैं। सब लोग सूरज त्रिपाठी के पास जाते हैं। सूरज त्रिपाठी नीरज की बॉडी के पास खड़ा था और वो काफी डरा हुआ लग रहा था। और ठीक सूरज के पीछे एक और शख्स था, लाइट ब्लू शर्ट पहने, नीचे ग्रे फॉर्मल पैंट्स और जर्सी और हाथों में स्टाइलिश घड़ी। वो देखने में काफी प्रभावशाली लग रहा था, पर इंस्पेक्टर दीप को उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी। ये आपके साथ कौन है? इंस्पेक्टर दीप ने पूछा, जिस पर सूरज बताता है, सर, ये इनका नाम वेदा है और ये एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। सर, काफी दिन से मेरे साथ कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। कोई एक कैंडिडेट है जो सर मेरे पीछे पड़ी है और मेरे साथियों की भी जान जा रही है, इसलिए सर मैंने इन्हें बुलाया। वहीं वेदा भी इंस्पेक्टर दीप को देखते हैं तो उन्हें भी उनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही थी, पर उन्होंने उसे कहां पर देखा था। वो दोनों आखिर कहां पर मिले थे, वो दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे, पर दोनों एक दूसरे के पहचान के लग रहे थे।